प्रक्रिया की शुरुआत करते हैं और आज हम लोग बात करेंगे आपके सबसे ज़्यादा जो डाउट आए हैं वो आए हैं 8 ईएमआई को लेकर। ठीक है, 8 ईएमआई को लेकर आप लोगों के सबसे ज़्यादा डाउट आए हैं। क्या डाउट आप लोगों ने बताया 8 ईएमआई को लेकर? आप लोगों का कहना है कि ये आप सबसे ज़्यादा लोग ये जानना चाह रहे हैं कि 8 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सबसे बेस्ट यूज़ क्या है, कि सबसे बेहतर तरीका कि 8 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से हम बाइंग करें या सेलिंग करें तो हम वो प्रोसेस को कंप्लीट कर पाएं कि फर्दर पूरा ट्रेंड हमारे पास हो और लॉसेस के चांसेस ना के बराबर। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन आपका ये रहा कि 8 एक्सपोनेंशियल को बेसिकली कैसे यूज करते हैं। अभी तक हम लोगों ने सीखा कि 8 एक्सपोनेंशियल को आप लोग यूज करते हैं इंट्राडे में, जब आपको ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन हो जाता है उसके बाद। तो स्विंग के लिए उसको कैसे यूज किया जाए या इंट्राडे में कैसे, इनिशियल बेसिक उसका स्ट्रक्चर क्या है, क्यों यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो आज हम लोग समझेंगे कि हम लोग क्यों उपयोग कर रहे हैं 8 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को और कैसे उसको इंप्लीमेंट करना है। और दूसरी बात, लोएस्ट रिस्क और हाईएस्ट रिवॉर्ड 8 ईएमआई पर ट्रेड करने का क्या तरीका है, प्रोसेस क्या है, एग्जीक्यूशन क्या है और उसका लॉजिक क्या है। ठीक है, तो देखिए, पहले हम लोग अपने लॉजिक को क्लियर कर लें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहले बता दूं, अगर आपको इस सेशन को देख रहे हैं तो अंत तक इस सेशन में बने रहिए। जो आप सीखेंगे वो इतना आपके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा कि आने वाले लाइव मार्केट में लाइव ट्रेड्स कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि रिजल्ट क्या है। एक स्टॉक मैं अभी आपको, ये एचडीएफसी बैंक दिख रहा है, ये मैं अपनी तरफ से बता के जाऊंगा और इसका कारण भी बता के जाऊंगा। ठीक है, 8 ईएमआई पर बाइंग कराऊंगा और फिर आप बताइएगा कि लॉसेज आ रहे हैं क्या। ठीक है, आप मुझे इसका रिजल्ट बताइएगा। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं 8 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की। पहले बिगिनिंग को समझ लेते हैं कि रीजन क्या है, कैसे यूज करना है, कारण क्या है, क्यों यूज कर रहे हैं। ठीक है, और सेशन पसंद आता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और वहां पर हमारे ट्रेड्स, लाइव अपडेट्स और वीडियोस जो आपके मिस हो गए उन सारे वीडियोस को आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। चलिए, 8 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को जब डेवलप किया तो उसके पीछे मेरा बेस स्ट्रक्चर था कि बॉटम या टॉप को कैच करना, बॉटम या टॉप को कैच करना, और टॉप को टॉप पर ही कैच करना और बॉटम को बॉटम पर ही कैच करना। अच्छा, बॉटम को बॉटम पर कैसे पकड़ा जा सकता है, यह बहुत डाउटफुल क्वेश्चन है। ठीक है, अगर बॉटम को, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, किसी भी स्टॉक का बॉटम फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, आप लोग जो तरीका अपनाते हैं वो सबसे अनरियलिस्टिक अप्रोच है, सबसे गलत, उससे गलत तो कुछ हो ही नहीं सकता सर। क्या करते हैं आप लोग अगर 2000 का प्राइस गिरने लगे और 1800 आ गया गिरते गिरते, आप वहां पर एक अपनी पहली बाइंग खरीदारी गिरते हुए प्राइस में करते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, एक गिरते हुए प्राइस का कहां बॉटम होगा ये कोई नहीं बता सकता। किसी के बस की बात नहीं कि कोई बता दे कि ये इस स्ट्राइक प्राइस का, ये इस प्राइस का बॉटम है। तो फिर कैसे आइडेंटिफाई किया जाए बॉटम? तो बॉटम आइडेंटिफिकेशन की दो तरीके हैं, एक मैं आज डिस्कस कर रहा हूं, एक अगले सेशन में डिस्कस करूंगा। पहला तरीका कि जो प्राइस गिर रहा है पहले तो उसको गिरने का मौका दिया जाए। क्या कह रहा हूं? जो प्राइस गिर रहा है पहले तो उसको गिरने का मौका दिया जाए। तो जो प्राइस डाउनफॉल में होता है वो कभी वन लाइन डाउनफॉल नहीं करता है, वो प्राइस में पुल बैक कर करके गिरता है, ऊपर बढ़ता है फिर गिरता है, ऊपर बढ़ता है, ऐसे गिरावट होती है। इस गिरावट में हम कभी नहीं सोचेंगे कि ये बॉटम लग गया, वो उसको ब्रेक कर देगा, फिर आप सोचेंगे बॉटम लग गया, वो उसको भी ब्रेक कर देगा, फिर आप सोचेंगे बॉटम लग गया, वो उसको भी ब्रेक कर देगा। क्या प्रोसेस है इसका प्रोसेस बिल्कुल लॉजिकल है। देखिए मैं आपको बताऊं, कोई प्राइस गिरने के बाद एक लो लगाता है, फिर वहां से पुल बैक होता है। पुल बैक का मतलब है कोई छोटे खरीदार वहां पर मिल गए। ठीक है, अब ये छोटे हैं या बड़े ये आप नहीं जानते, तो यहां पर हमको क्या करना होगा, यहां पर नेगेटिव कंसोलिडेशन और पॉजिटिव कंसोलिडेशन देखने होंगे। नेगेटिव कंसोलिडेशन क्या होता है सर? जो लास्ट कैंडल एक डाउनफॉल में बनती है, जो अभी आपको लास्ट कैंडल दिख रहा है, अगर उस कैंडल के हाई के ऊपर अगली 3 से 4 कैंडल ने क्लोज किया तो प्राइस के टर्न अराउंड ऊपर जाने की संभावना बढ़ जाती है। अगर यही प्राइस नेगेटिव कंसोलिडेशन कर रहा है, नेगेटिव कंसोलिडेशन का मतलब है प्राइस इस लास्ट कैंडल के हाई के ऊपर ट्रेड ना कर इस कैंडल के हाई और लो के मिडिल में ही अगली 4 से 5 कैंडल क्लोज कर दे, तो समझिएगा ये नेगेटिव कंसोलिडेशन है। अच्छा, ये जो नेगेटिव कंसोलिडेशन है इसका इफेक्ट क्या होता है कि कोई प्राइस डाउनफॉल में था, यहां पर एक फॉर्मेशन हुआ कैंडल का और उसके हाई ब्रेक नहीं हुए, अगली 3 से 4 कैंडल यहीं पर क्लोज कर गई, तो क्या करिएगा? तो यहां पर दो तरीके होंगे, समझिएगा।
पहला तरीका ये होगा कि अब ये प्राइस एक बात कंफर्म कर रहा है, एक बार ये लो को ब्रीच करने की कोशिश करेगा, चाहे इसको टच करे, चाहे इसके नीचे आए या पूरा गिरकर चला जाए। इसके लो को टच होना लगभग तय हो गया। लो एक बार टच किया जाएगा इसका, ये तय हो गया। यहीं पर नेगेटिव कंसोलिडेशन यही बताता है कि प्राइस एक बार जो बाइंग का लास्ट बाइंग प्राइस है बायर का, उसको एक बार टच करेगा या नए लो लगाने जाएगा, कुछ भी करे, लेकिन इनिशियल कहना यह है कि इस प्राइस को टच जरूर करेगा। अच्छा, जब टच करेगा तो नया लो लगा सकता है या टर्न अराउंड भी हो सकता है। तो इन दोनों कंडीशन को हम समझ लें। प्राइस जब टच करने आएगा तो ब्रेकडाउन करने के बाद एक नया लो लगा सकता है। दूसरी बात, प्राइस थोड़ा सा नीचे आने के बाद दोबारा इसी जोन में अगर लौट आया तो अब ये दोबारा अप ट्रेंड में जा सकता है। ये ट्रैपिंग हो गई सेलर की। बेसिकली सेलर को क्या दिखाया गया? नेगेटिव कंसोलिडेशन, कि वो और स्ट्रांग हो जाए उनका माइंडसेट शॉर्ट करने के लिए। आपने लो ब्रेक किए, लो ब्रेक करने के बाद सेलर्स ने यहां पर पोजीशन बनाया होगा शॉर्ट सेलिंग का। उनके स्टॉप लॉस पड़े हैं इस जोन के अंदर प्राइस लौट आए तब, या फिर इस हाई के ऊपर। तो एक बार नेगेटिव स्ट्रक्चर के बाद आपने नेगेटिव स्ट्रक्चर से ही ब्रेकडाउन किया और फिर आप प्राइस को सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं, मतलब ये ट्रैपिंग हुई है सेलर की। किसकी ट्रैपिंग हुई है? सेलर की। मैं आपको एक रूल बताता हूं जहां मैं बोलता हूं जो एक बार ट्रैप हुआ उसको बाजार निकलने का मौका नहीं देगा। तो अगर सेलर यहां पर ट्रैप हो गए और दोबारा प्राइस इस रेंज में लौट आया तो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है प्राइस अप ट्रेंड की तरफ जाए। और ये बायर का, आखिरी खरीदार का लास्ट बाइंग प्राइस था। उसने अपने बाइंग प्राइस को बचा लिया जबकि सेलर उसको काट रहे थे। उसने अपने लास्ट बाइंग प्राइस को बचा लिया। तो ये एक अच्छे बायर का भी साइन है कि जो अपने सर्वाइवल पीरियड से निकलकर दोबारा प्राइस को अपनी रेंज में ले आया है, ये अच्छे बायर का भी साइन। तो इस तरह के स्ट्रक्चर में जब आप दोबारा प्राइस रेंज में लौटता है तब अगर आप बाइंग प्लान करेंगे तो आपके टारगेट बहुत बड़े होते हैं और स्टॉप लॉस एरिया बहुत छोटा। अब रिस्क आपका बहुत छोटा है और टारगेट आपके पास रेंज बहुत बड़ा वाइड खुल गया है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को जब आप अपने बिगिनिंग पीरियड में होते हैं तो प्राइजेक्शन से नहीं पकड़ पाते हैं, तो तब आप यूज करते हैं 8 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मैंने क्या बोला? जब आप अपने बिगिनिंग पीरियड में होते हैं तो इस स्ट्रक्चर को आप प्राइजेक्शन से नहीं कैच कर पाते, तब आपको जरूरत पड़ती है 8 EMA की। अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, देखिए, एक वीक प्राइस में जो लोअर लोस के फॉर्मेशन में था, अभी एक बार लास्ट लो ब्रेक कर दोबारा अंदर आया है। इस लोअर प्राइस में, वीक प्राइस में मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा हूं, खरीदने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा रिस्क सबसे बड़ा है, इसीलिए मेरा रिवॉर्ड भी बड़ा है। देखने में रिस्क बड़ा है, मैंने कंफर्मेशन आपको समझा दिया कि नेगेटिव कंसोलिडेशन के बाद, ब्रेकडाउन के बाद सारे सेलर्स ट्रैप हो गए। अब प्राइस गिर जाए तो संभावना ना के बराबर है। ठीक है, अब एंट्री समझिए। एंट्री किससे होगी? यहां पर हम लोग खरीदारी देख रहे हैं तो हम लोग यूज करेंगे 8 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लो। सोर्स क्या होगा? लो। ठीक है, तो यहां पर हम लोग अब इंडिकेटर को प्लॉट करते हैं। क्लियर हुआ? जो मैंने बताया पूरी तरीके से क्लियर। मूविंग एवरेज, ठीक है, ये मैंने यहां पर प्लॉट किया। अब यहां पर देखिए, सेटिंग्स में जाना है, हमको क्या करना है? 8 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को लगा देना है। सोर्स हमको क्या रखना है? मैंने अभी बताया, लो करना है। ठीक है, और SMA नहीं, सिंपल मूविंग एवरेज नहीं चाहिए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज चाहिए। अच्छा, कुछ लोगों ने डाउट किया कि ये बता दीजिए कि सिंपल और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में फर्क क्या है। कुछ लोगों ने डाउट किया, तो मैं आपको बताऊं, सिंपल मूविंग एवरेज क्या बता रहा है? अगर आप पिछले 10 दिन का औसत निकालना चाहें, पिछले 10 ट्रेडिंग सेशन का, ठीक है, और उसके लो से, हर कैंडल का जो लो लग रहा है वहां से औसत आप कैलकुलेट कर रहे हैं। अभी 8 EMA लो लगाने का मतलब समझते हैं? मैं अब पिछले 10 दिन का औसत उठा रहा हूं और उन 10 दिनों में आखिरी 10वें दिन को सबसे कम मूल्यवान बता रहा हूं, सबसे कम वेटेज बता रहा हूं उसको सबसे कम आका जा रहा है, उसको जो वरीयता दी जा रही है एवरेज में वो सबसे कम है। और सबसे हाईएस्ट वेटेज किसका है? लास्ट सेशन का, जो अभी अभी रिसेंटली ट्रेड हुआ। तो ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हो गया। ठीक है, सिंपल मूविंग एवरेज क्या है? अगर आप आखिरी 10 दिन का औसत निकालें तो समान रूप से हर दिन को औसत वरीयता दी जाए, एवरेज वेटेज सभी का बराबर हो, इक्वल वेटेज हो सभी सेशंस का। अभी हम लोग एग्रेसिव बाइंग की तरफ बढ़ रहे हैं, इस वजह से क्या यूज कर रहे हैं? EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज कर रहे हैं। अब क्लियर हुआ? एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या है? जब हम रिसेंट ट्रेडिंग सेशंस को ज्यादा वेटेज दें और लास्ट ट्रेडिंग सेशंस जो प्रीवियस निकल गए सबसे आखिर के, उनको सबसे कम वेटेज दें।
और सिंपल मूविंग एवरेज सभी सेशंस को इक्वल वेटेज दिया जाए, ठीक है। अब देखिए, जब हम लोग 8 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को यूज कर रहे हैं, इसका मतलब है हमको आखिरी 8 कैंडल का औसत निकालकर मिल रहा है, वो भी हर कैंडल का जो लो है उस लो को हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, उस लो को कैलकुलेट कर औसत निकाल रहे हैं, ठीक है। और इस में हम लोग EMA जब यूज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, आखिरी 8वें दिन को सबसे कम मूल्यवान मान रहे हैं और लास्ट ट्रेडिंग सेशन को सबसे ज्यादा वेटेज दिया जा रहा है, सबसे ज्यादा मूल्यवान मेरे लिए उसको हाई वेटेज दिया गया, ठीक है। क्लियर होगा EMA SMA? तो EMA जब आप एक अच्छा ट्रेड एग्जीक्यूट करने को देखें और आपका ट्रेड प्लान जो है वो छोटे रिस्क और बड़े रिवार्ड को देख रहा हो, तब आप EMI यूज करते हैं। और सिंपल मूविंग एवरेज जब आप बड़े मूविंग एवरेज यूज करें, 50 का मूविंग एवरेज, 100 का मूविंग एवरेज, 200 का मूविंग एवरेज। एक हमारा जो पर्सनल है सर 564 मूविंग एवरेज, इसको हम लोग SMA में यूज करते हैं, सिंपल मूविंग एवरेज। जब आप 10 का मूविंग एवरेज यूज करें, 9 का, 8 का, 11 का, 12 का, तब आप एक्सपोनेंशियल यूज करें, क्योंकि एग्रेसिव ट्रेडिंग की जाएगी तो छोटे टाइम फ्रेम को हमको वेटेज देना होगा लास्ट ट्रेडिंग सेशंस को लेकर, ठीक है। 564 अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसको ज्वाइन कीजिए, वहां पर वो वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, एक बार प्राइस एक लो लगाएगा और लो लगाने के बाद वहां पर नेगेटिव कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। नेगेटिव कंसोलिडेशन के बाद प्राइस उस लो को ब्रेक करेगा और दोबारा अगर अंदर आ गया तो वहां पर हम खरीदारी करेंगे जब प्राइस दोबारा लौटकर एक 8 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाएगा। पहले हम एवरेज को यहां पर हाइड करते हैं, अब प्राइस पर आते हैं। ये प्राइस गिरा है ना, गिरते हुए प्राइस में मैं कहीं नहीं देख रहा कि ये लो लग गया, कि ये लो लग गया, कि अब लो लग, नहीं, मैं कुछ नहीं देख रहा। ये प्राइस यहां आया और अब ये लो लगाए ना, मैंने मार्क कर लिया कि लो लग गया। अभी खरीदारी नहीं कर रहा हूं, मेरा कोई बाइंग प्लान नहीं है सर, मैं बस देख रहा हूं, मुझे नहीं पता ये बॉटम है कि नहीं, मैं नहीं जानता, ठीक है। फिर मैंने देखा कि ये जो लास्ट कैंडल बना है, अगर मैं इसके हाई मार्क कर लूं तो मुझे समझ में आता है कि अगली 3 से 4 कैंडल के, 5-6 कैंडल के फॉर्मेशन इसी कैंडल के अंदर क्लोज कर रहे हैं, तो ये नेगेटिव कंसोलिडेशन है। नेगेटिव कंसोलिडेशन में मैंने आपको बताया प्राइस एक बार लास्ट स्विंग लो को टच तो करेगा ही करेगा, उसको ब्रेक करने की कोशिश करेगा ही करेगा। ब्रेक करने के बाद नए लो लगाने जा सकता है या फिर लौट कर दोबारा अंदर आ सकता है। अगर नए लो लगाने गया तो ये बॉटम प्राइस था नहीं, मेरी कोई खरीदारी भी नहीं थी सर। अगर लौट कर दोबारा अंदर आ गया, अब मैं इंटरेस्टेड हूं, अब मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी देख रहा हूं। अब मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी देख रहा हूं, क्यों? सेलर्स ट्रैप हो गए। अच्छा, सेलर ट्रैप हो गए, अब मुझे एंट्री चाहिए। एंट्री कौन देगा? 8 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑन कर दीजिए, यहां से ये विजिबिलिटी में आ गया। अब देखिए इस कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग किया। अब मैं आपको बोलता हूं HDFC बैंक बाई कीजिए। क्या बोल रहा हूं? HDFC बैंक बाई कीजिए और अपना स्टॉप लॉस अगर चाहे, हालांकि HDFC बैंक में हमारे ट्रेडर्स और मैं पर्सनली कोई स्टॉप लॉस नहीं ले रहा हूं। 1200 तक आएगा 1200 तक खरीदारी करेंगे, 1100 तक आएगा 1100 तक खरीदारी करेंगे। बिल्कुल सिंपल प्लान है। अगले 2 साल बाद मैं HDFC बैंक बेचूंगा तो 2000 या 2000 के ऊपर, ठीक है। आप अगर मेरी बात से सहमत हो तो खरीदारी कीजिए, अपना ट्रेड प्लान खुल कीजिए, अपना कैपिटल डिप्लॉय कीजिए, रिजल्ट्स आपके सामने होंगे। लिख कर दे सकता हूं 2000 के ऊपर बेचूंगा 2 साल के बाद, ठीक है। अब ये आपके सामने ट्रेड प्लान है, 2 साल से पहले बिक जाएगा, हालांकि एक टाइम पीरियड मैंने आपको दे दिया बड़ा सा, ठीक है। तो अब ये दोबारा जब प्राइस 8 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के अंदर आ गया, जब मैंने सारे टेन्योर्स यहां पर चेक कर लिए, जितने मैंने ट्रेड प्लान में आपको बातें बताई, सब कुछ चेक करने के बाद मैंने बताया कि अब मुझे खरीदारी करनी है, तो 8 EMA डिप्लॉय किया। दोबारा प्राइस जैसे ही लौट कर आया, यहां मेरी 11 1410 12 14 15 ये मेरी एंट्री हो गई। एसएल मेरा क्या है? 1360 के नीचे। राउंड फिगर प्राइस देखिए, स्टॉप लॉस जब लिया कीजिए ना, तो इसके पास जो राउंड फिगर प्राइस बड़े प्राइस के लिए 50 के मल्टीपल या 100 के मल्टीपल, तो ये 11-1200 का प्राइस, इसके लिए 50 का मल्टीपल, तो ये लो क्या लगा है? 1163, ठीक है। तो सॉरी 1363, तो 1350 के नीचे अगर आपको डेली के 2 क्लोजिंग मिल जाएं तो HDFC से एग्जिट कीजिएगा और मान लीजिएगा आपका स्टॉप लॉस लग गया, और तब के लिए इतने छोटे रिस्क के अगेंस्ट में आपके पास टारगेट खूब खुले हैं सर। आप लोग देखेंगे ये 1600-1700 क्या जा रहा है, आपके आंखों के सामने सब कुछ होगा, ठीक है। तो मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बताया, कैसे यूज करना है वो बताया, इंप्लीमेंट करने का प्लान बताया। अब आप इंट्राडे में जाकर पोजिशनल, इसको इंट्राडे में भी यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। सेम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ जाए, बिल्कुल इक्विवेलेंट काम करता है, कुछ भी अलग नहीं जाना, ठीक है। अब यहां पर आपको क्लियर होगा कि क्यों खरीदारी कर रहे हैं, ठीक है। अब जाकर आप इसमें बाइंग कर सकते हैं और स्टॉक्स को चेक कीजिए, वहां खरीदारी की कोशिश कीजिए। अगर आपको यह सेशन पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अपने शुभचिंतकों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
और अगर कोई डाउट रह गया है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, विद इन 5 to 10 मिनट्स मैं आपको रिप्लाई करता हूं, अगर आपका क्वेश्चन रिलीवेंट है और उसका कोई अच्छा उत्तर दिया जा सकता है तो। शुभ रात्रि, धन्यवाद।